नमस्कार आप सभी को। रात्रि 11 बजे की करंट अफेयर्स की इस कक्षा में स्वागत है आप सभी का। सभी उपस्थित हो जाएं और उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, जो छात्र हमारे साथ रेगुलर हैं वो उपस्थित हो जाएं, उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आज के कुछ प्रमुख प्रश्नों की चर्चा करेंगे। कुछ प्रमुख प्रश्नों को आज के हम देखेंगे, तो आप सभी जल्द से जल्द उपस्थित हो जाएं। चलें, सभी उपस्थित हो जाएं। चलिए, अब बात कर लेते हैं कल के दिए हुए प्रश्नों के बारे में। कल जो आपको प्रश्न दिया था उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्लान बी के बारे में अनु रॉय जी ने बताया है। प्लान बी या प्रोजेक्ट बी या प्लान बी बात एक ही है, जिसमें हमें एलिफेंट के डेथ होने से बचा सकते हैं। इसमें बी के साउंड रेलवे ट्रैक पे बहुत अच्छा। इसमें विशेष रूप से असम राज्य सरकार ने यह फैसला लिया था क्योंकि असम में हाथियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हाथियाँ रेलवे ट्रैक पर आ जाती थी और इससे रेलवे यातायात बाधित होता था, उनकी जान भी जाती थी। तो इसको लेकर, क्योंकि मधुमक्खियों से जो है, मधुमक्खियों की जो आवाज़ है उससे जो हाथियाँ होती हैं उनको घबराहट होती है। इसी के लिए जो रेल पटरियाँ थी वहाँ पे इस तरह के साउंड लगाए गए थे कि जब भी ट्रेन आने को होता उससे 10 मिनट 15 मिनट पहले वो आवाज़ जो है वहाँ से निकलने लगती और उसकी आवाज़ से जो हाथी थे वो रेलवे ट्रैक से दूर रहते थे और इससे उनकी जान माल की जो हानि है वो नहीं होती थी। दूसरी बात, इसी तरह का आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अपने नेशनल हाईवे पर एक अलार्म लगाया है। कोई बता सकता है वो कौन सा है राज्य है जिसने अपने नेशनल हाईवे पर जानवरों के प्राकृतिक आवागमन के लिए, विशेष रूप से हाथियों के प्राकृतिक आवागमन के लिए, उनके कॉरिडोर को डिस्टर्ब ना करने के लिए अपने नेशनल हाईवे पर एक विशेष प्रकार के हार्न स्पीकर लगाए हैं? वो कौन सा राज्य है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो राजेश कुमार जी, आपका जवाब मिल गया होगा। अन्नू राय जी ने सही जवाब दिया है और आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी होगा बता रहे हैं। चलिए, अभी क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लेते हैं क्या है और उसके बारे में भी हम स्पष्ट कर देते हैं। राकेश कुमार जी ने भी जवाब अच्छा दिया है, बहुत अच्छी बात है। और विष्णु देव कुमार जी ने बताया है, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था मुख्तार अब्बास नकवी का नाम, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक कमी है, इसमें त्रुटियां हैं और उसको मैंने टॉप कमेंट में रख दिया था जिससे आप सभी को कोई परेशानी ना हो, आप सभी को कोई समस्या ना हो। इसलिए मैंने कमेंट को पिन भी कर दिया था कि क्योंकि ये वीडियो जो है एक दिन पहले रिकॉर्ड हुआ था और उस दिन ये चर्चा थी कि जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं इनको जो है राज्यपाल के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा। बीजेपी के कई सारे नेताओं ने, लगभग 2 नेताओं के जो ट्वीट थे इस पे वायरल हो रहे थे और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बनाया था कि शायद कल तक घोषणा हो जाए। ठीक है, लेकिन अभी हुई नहीं है, अभी कोई नए नहीं बने हैं। अभी आगे उसकी बात कर रहे हैं कि उसका कार्यभार कौन संभाल रहा है बंगाल के राज्यपाल का, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं और कल का प्रश्न संख्या 15 क्या है उसके बारे में भी हम कल बात करेंगे। ठीक है, कल का प्रश्न संख्या 15, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ नहीं है, मैं प्रश्नों को नहीं देख पा रहा हूं, तो उसके बारे में भी हम कल बात करेंगे। ठीक है, चलिए, अभी आपके सामने पहला प्रश्न है। हाल ही में भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? फास्ट जवाब और सभी का आना चाहिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, सभी का जवाब आना चाहिए, शेयर करें। जवाब क्या होगा इसका? भारतीय प्रेस परिषद की बात हो रही है और बोला जा रहा है कि भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला कौन बनी है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे यदि हम बात करें तो भारतीय प्रेस परिषद की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है इनका नाम है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। और न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई का नाम आपने सुना होगा क्योंकि ये परिसीमन आयोग की अभी तक अध्यक्ष थी। ठीक है, परिसीमन आयोग की प्रमुख थी अभी तक, ये परिसीमन आयोग की प्रमुख थी अभी तक, ये आपको पता होना चाहिए।
दूसरी बात इनसे जुड़ा हुआ पता होना चाहिए, जब बात हो रही है प्रेस की, बात हो रही है यहाँ पे, तो आपको पता होगा कि अंग्रेजों के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, जब हम आज़ाद नहीं थे तो उस समय प्रेस पर प्रतिबंध भी लगाए जाते थे। और आपको पता होगा एक व्यक्ति निकल कर आए थे जिनका नाम था सर चार्ल्स मेटकॉफ, सर चार्ल्स मेटकॉफ। और आपको पता होगा सर चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता था। तो याद रखिएगा, सर चार्ल्स मेटकॉफ जो है, इनको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता था। यह भी इसी प्रश्न से जोड़कर आपको देखना है। क्या भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर कुछ अनुच्छेद है? तो डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन जो आप आर्टिकल नंबर 19 पढ़ते हैं उसी के फर्स्ट के का में जब आप वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो उसी सभी नागरिकों को जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस अनुच्छेद के माध्यम से प्राप्त हुई है, उसी के अंतर्गत हम प्रेस की स्वतंत्रता को भी देखते हैं। अलग से प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर भारत के संविधान में इस तरह का कोई भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, आपको पता होगा एक रिपोर्ट आती है जिसको बोलते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था है, और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा एक रिपोर्ट निकाली जाती है जिसमें जिसको बोलते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा निकाली जाती है, उसका 20वां संस्करण अभी हाल ही में निकाला गया था। और 20वें संस्करण में क्या पता चला? 20वें संस्करण में कुल मिलाकर आप कह लीजिए कि 180 देशों की रैंकिंग की गई थी, और इन 180 देशों में भारत का जो स्थान था 150वां था। तो याद रखिएगा, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर आप कह सकते हो भारत की में प्रेस की क्या स्थिति है। तो भारत का स्थान 180 देशों में 150वां था, यह भी आपको पता होना चाहिए। और इससे पहले क्या स्थान था? इससे पहले जब यह रिपोर्ट आई थी तो भारत का स्थान 142वां था। मतलब पिछले एक साल में यदि हम देखें तो भारत में प्रेस स्वतंत्रता आप कह लीजिए या प्रेस की जो गरिमा है जो लगातार वो गिरती जा रही है। ठीक है, तो आप जानते हैं भारत में किस तरह से आप समाचार पत्र आप पैसा फेंकिए, जिस तरह से चाहिए उस तरह से चीजें आपको समाचार पत्र वाले दिखाएंगे। तो वही चीजें आपको देखने को मिल रही है इस रैंकिंग में। वर्तमान समय में 150वीं रैंकिंग और पहले 142वें स्थान पर ये था। पहले स्थान पे कौन था? तो पहले स्थान पे नॉर्वे था, दूसरे स्थान पे डेनमार्क था, तीसरे स्थान पे स्वीडन था। तो पहला याद रख लीजिए और भारत का याद रख लीजिए, इतना आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में किस भारतीय प्रबंध संस्थान ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? बताएं। हाल ही में किस भारतीय प्रबंध संस्थान ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? आपको बताना है कि ये प्रबंध संस्थान कौन सा है। IIM अहमदाबाद, IIM अमृतसर, IIM लखनऊ, IIM इंदौर। ये मैनेजमेंट के कुछ कॉलेज दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा है आपको बताना है। वर्तमान समय में भारत के 6 राज्यों में इसके आधार पर ये सूचकांक वर्तमान समय में भारत के 6 राज्यों में आप कह लीजिए ये सूचकांक कार्य कर रहा है। ये 6 राज्यों के लिए सूचकांक जारी किया जाता है और इसको तैयार किया है IIM अहमदाबाद ने। और IIM अहमदाबाद की जब आप बात करते हो तो भारत का सर्वोच्च मैनेजमेंट का जो संस्थान है वो है आपका IIM अहमदाबाद। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय धरोहर को राष्ट्र को समर्पित किया गया? याद रखिएगा एक चीज, यहाँ पे जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले धरोहर क्या है? धरोहर क्या है? यहाँ पे धरोहर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का नाम है। तो याद रखिएगा, धरोहर क्या है? एक संग्रहालय है। किस प्रकार का? राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय है। इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया है। किस राज्य में? यही आपसे पूछा जा रहा है। बताएं इसको किस राज्य में राष्ट्र किस राज्य में समर्पित किया गया? बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो इसका जवाब है गोवा। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। गोवा की जब बात करते हैं तो एक होता है गोवा मुक्ति दिवस, ये आपको पता होना चाहिए, गोवा मुक्ति दिवस।
और एक होता है गोवा स्वतंत्रता दिवस, गोवा स्थापना दिवस। ठीक है, तो ये दो प्रश्न यहां से बन सकते हैं। सबसे पहली बात यदि हम बात करें गोवा मुक्त दिवस की, तो आपको पता होगा गोवा स्वतंत्रता के बाद भी लंबे समय तक पुर्तगालियों के अधीन रहा था। पुर्तगाली इसको छोड़ने पर तैयार नहीं थे। इसको पुर्तगालियों से छुड़वाने के लिए एक विशेष प्रकार का ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन विजय चलाया गया था। और ऑपरेशन विजय क्यों चलाया गया था? ऑपरेशन विजय गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करने के लिए चलाया गया था। कब चलाया गया था? वर्ष 1961 में चलाया गया था। ठीक है, और 19 दिसंबर वर्ष 1961 को गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात आती है गोवा स्थापना दिवस। आपको बता दें कि बाद में क्या हुआ कि गोवा से पहले दमन दीव भी इसी के साथ था, तो बाद में क्या कर दिया गया कि दमन दीव को एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और उसको गोवा से अलग कर दिया गया। और यह घटनाक्रम हुआ था 30 मई को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 30 मई को हम मनाते हैं गोवा स्थापना दिवस। तो गोवा स्थापना दिवस 30 मई, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी जानकारी यदि आपको है तो निश्चित रूप से गोवा से संदर्भित कोई बेसिक प्रश्न यदि परीक्षा में बनता है तो आप कर ले जाएंगे। हाल ही में 19वां संग्री-ला संवाद कहाँ संपन्न हुआ है? हाल ही में 19वां संग्री-ला, ये बड़ा सा यहाँ पे होता है, इस तरह से लिखा जाता है संग्री-ला। ठीक है, लेकिन आप उच्चारण करेंगे तो बात वही आएगी। हाल ही में कहां पर 19वां संग्री-ला संवाद संपन्न हुआ है? बताएं, ये चर्चा में है, पूछा जा सकता है। 10 से 12 जून के मध्य ये संपन्न हुआ था। किस देश में संपन्न हुआ है आपको बताना है। मास्को, नई दिल्ली एक साथ लिखना था, कोई बात नहीं। सिंगापुर, यहाँ पे होगा ढाका, कोई बात नहीं। आपको जवाब बता देता हूँ सीधा, इसका जवाब है सिंगापुर। तो कहाँ संपन्न हुआ? सिंगापुर। सिंगापुर की यदि हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी या सिंगापुर नगर। ठीक है, तो सिंगापुर नगर या सिंगापुर सिटी कह लीजिए। यहाँ की मुद्रा जो है वो है सिंगापुरियन डॉलर, ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब, इनका भी नाम आपको याद रखना है। राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। ठीक है, और क्या सिंगापुर के साथ भारत कोई सैन्य अभ्यास करता है? तो जी हाँ, भारत सिंगापुर के साथ सैन्य अभ्यास भी करता है और इसका नाम है सिम्बेक्स। भारत सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स नामक सैन्य अभ्यास भी करता है। और सिंगापुर क्यों चर्चा में है? क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको सिंगापुर के एक समिट में बुलाया गया है, लेकिन उनको पूर्व में, अब तो मिल गई है, पूर्व में अनुमति नहीं मिल रही थी जाने की केंद्र सरकार के द्वारा, जिसको लेकर ये काफी हो हल्ला हो रहा था। तो सिंगापुर ऐसे में महत्वपूर्ण है, तो इस तरह के जो संवाद होते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक साफ करने वाला देश का पहला रोबोट बनाया है? इनमें से कौन सा संस्थान है जिसने सेप्टिक टैंक साफ करने वाला रोबोट बनाया है? और निश्चित रूप से यदि ये सफल रहा तो ये भारत के लिए आप कह सकते हो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आप जानते हो कि वह एक विशेष वर्ग जो इस काम में लगा हुआ है, उनका जीवन कितना दयनीय होता है, स्वास्थ्य संबंधी कितनी समस्याएं उनको लेकर होती हैं। तो निश्चित रूप से इससे उनको निजात मिलेगी और इस तरह का काम उनको नहीं करना पड़ेगा यदि यह सफल रहता है। तो सेप्टिक टैंक साफ करने वाला रोबोट जो बनाया है, किसने बनाया है? इसको बनाया है आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने बनाया है। इसका एक विशेष नाम रखा गया है। क्या नाम है इसका? विशेष नाम है होमोसेप। क्या नाम है? होमोसेप। तो होमोसेप क्या है? होमोसेप एक रोबोट है जिसको आईआईटी मद्रास ने तैयार किया है। क्यों तैयार किया है या क्यों बनाया है? सेप्टिक टैंक क्लीनिंग के लिए जो है इसको तैयार किया गया है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रही बात आईआईटी मद्रास की, तो आपको पता होगा हालिया जो रैंकिंग जारी हुई उसमें सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में उसको जगह मिली है। हाल ही में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, आप में से शायद बहुत कम लोग ये नाम सुने होंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव है, देश का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव है।
ये आपको पता होना चाहिए। और विशेष रूप से साहित्य अकादमी, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और संबंधित राज्य के कला और संस्कृति मंत्रालय ने मिलकर इसका आयोजन किया था। आपको बताना है वो कौन सा है राज्य या वो कौन सा है शहर। चलिए जवाब दीजिएगा। देखो इसका सही उत्तर है शिमला, मतलब हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला में इसका आयोजन किया गया था। कौन कौन इसमें मिला था मैंने आपको बताया। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ साथ साहित्य अकादमी और साहित्य अकादमी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का कला और संस्कृति मंत्रालय, इन तीनों के संयुक्त प्रयास से इसका आयोजन किया गया था। और 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव जो है ये भारत का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव माना जाता है। ठीक है, अब बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो आज के लिए होमवर्क है हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं और कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं ये आपको बताना है। ठीक है, यदि आपको याद हो तो जितना याद हो उतना ही लिखिएगा, नहीं याद है तो थोड़ा सर्च कर लीजिएगा और उनको याद भी कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, मिनी डिफेंस एक्सपो का आयोजन हाल ही में कहां संपन्न हुआ। देखो यहाँ पे क्या है ना कि कंफ्यूजन होता है इस तरह के प्रश्नों में, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। क्या बोला जा रहा है, मिनी डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां किया गया, चलिए बताइएगा। मिनी डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां किया गया। देखो बात हो रही है डिफेंस एक्सपो की, लेकिन यहाँ पे शब्द जुड़ा है मिनी। यदि ये मिनी नहीं जुड़ा होता तो इसका आयोजन हुआ था गुजरात में मार्च माह। ठीक है, क्योंकि गुजरात में पहली बार डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ और वो भी वर्ष 2022 में, तो जवाब हो जाता गुजरात। लेकिन यहाँ लिखा है मिनी। मिनी डिफेंस एक्सपो की जब बात करते हैं तो मिनी डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ था कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन हुआ था। तो इसका जवाब हो जाएगा कोलकाता, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जब आप बात करते हो तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कि पश्चिम बंगाल में जो जल है, जल प्रदूषण यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और जो यहाँ पे जल है ना, वहाँ पे आर्सेनिक संदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल राज्य जो है ये बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की जब आप बात करते हो तो आप कुछ नेशनल पार्क इनके हैं जो एक सिंघी गैंडों के लिए मशहूर हैं, वो आपको बताने हैं। साथ ही साथ सुंदरबन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल के संदर्भ में। रही बात अब इसके राज्यपाल के बारे में, तो वो चीज भी यहीं पे स्पष्ट कर देता हूं। आपको पता होगा, मैंने आपको बोला था पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के बारे में। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ जो हैं वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे अभी तक, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उनको जो है उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। और इसके चलते वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में कोई भी राज्यपाल नहीं है अस्थायी रूप से, लेकिन कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में जो पड़ोसी राज्य के राज्यपाल हैं, एल गणेशन जो कि मणिपुर के राज्यपाल हैं, एल गणेशन जो कि मणिपुर के राज्यपाल हैं, उनको पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कल मैंने आपको बोल दिया था मुख्तार अब्बास नकवी, उस समय ऐसी चर्चा थी क्योंकि एक सांसद महोदय के द्वारा एक ट्वीट किया गया था, तो लग रहा था कि ये सच्चाई है और घोषणा हो जाएगी, लेकिन अभी तक इस तरह की घोषणा हुई नहीं है। लेकिन वह पद भी रिक्त है, तो हो भी सकते हैं, लेकिन अभी के समय याद रखना है कि कोई भी अस्थायी राज्यपाल नहीं है और ये पूछा भी नहीं जाएगा। यदि पूछा जाता है तो आपको बता देना है कि पड़ोसी राज्य मणिपुर के राज्यपाल एल गणेशन को जो है इसका अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चलिए इसको बताइएगा। हाल ही में किस राज्य में स्थित नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट धोलेरा के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। हाल ही में किस राज्य में स्थित नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट धोलेरा के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, आपको बताना। फास्ट जवाब दीजिएगा, चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। ये एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है आपको बता दें। ये एयरपोर्ट जो है जहाँ पे बन रहा है वो राज्य सबसे पहली बात पाकिस्तान से सीमा साझा करता है।
गिरनार की पहाड़ियां यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक जिला है कच्छ, ये आपको पता होना चाहिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। इसके साथ साथ आपको बता दें इस राज्य के बारे में कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है IIM अहमदाबाद, और IIM अहमदाबाद जो है ये सर्वोच्च मैनेजमेंट संस्थान है हमारा। तो बात किसकी हो रही है? बात हो रही है गुजरात की। और आपको पता होगा कि गुजरात में गांधी जी का साबरमती आश्रम भी है, साबरमती आश्रम भी है। और साबरमती आश्रम के साथ आप इतिहास भी पढ़ रहे होंगे इन दिनों, आपने देखा होगा कि गांधी जी ने फिनिक्स नामक आश्रम की भी स्थापना की थी। और फिनिक्स आश्रम कहाँ पे देखने को मिलता है? फिनिक्स आश्रम आपको देखने को मिलता है डरबन में। और डरबन कहाँ पे है? ये है दक्षिण अफ्रीका में आपको देखने को मिलता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए इन स्पेस, मैंने आपको बताया था, यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नोट कर लीजिएगा। इन स्पेस, इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र, नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, जिसको इन स्पेस बोलते हैं, इसको भी जो है खोला गया है अहमदाबाद में। तो इन स्पेस जो है ये भी खोला गया है अहमदाबाद में, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या था? गुजरात। भारत के किस संस्था ने वर्ष 2021 के लिए यूनेस्को का किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार जीता है? विशेष रूप से ये जो पुरस्कार है इसकी यदि हम बात कर लें तो यह पुरस्कार सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और शिक्षा पर इसके लक्ष्य 4 के लिए, जो लक्ष्य 4 है जिसमें शिक्षा की बात होती है, उस पर विशेष रूप से कार्य करने वाले, उस पर ईमानदारी से कार्य करने वाले, उसका अच्छे से विकास करने वाले संस्थाओं को, लोगों को दिया जाता है। तो ये दिया गया है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। और केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की यदि हम बात करते हैं तो यह भी NCERT की एक घटक इकाई है। यह पुरस्कार जो शुरुआत है इस पुरस्कार की शुरुआत किया था बहरीन ने। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत बहरीन ने किया था। बहरीन की बात करें, आप जानते हैं बहरीन की राजधानी है मनामा, आपने सुना होगा। और यहाँ की मुद्रा है बहरीनियन दीनार, ये भी आप जानते होंगे। फारस की खाड़ी में स्थित एक देश है, ये भी याद रखिए, ये कहाँ पे है? फारस की खाड़ी में स्थित एक देश है, यह भी आपको पता होना चाहिए बहरीन के संदर्भ में। ठीक है, तो यहाँ पे पता हो गया, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान को एक पुरस्कार दिया गया है, NCERT की एक इकाई है, यह आपको पता होना चाहिए। और यह पुरस्कार विशेष रूप से बहरीन के द्वारा दिया जाता है, बहरीन ने इसको शुरू किया था, यूनाइटेड नेशन यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पर शिक्षालय पहल प्रारंभ किया गया है? देखिए, पर शिक्षालय का मतलब क्या होता है? पड़ोस स्कूल। और पड़ोस स्कूल नामक इस पहल को शुरू किया है पश्चिम बंगाल ने। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में कोविड के दौरान, पूरे भारत में, पश्चिम बंगाल में ही नहीं संपूर्ण भारत में शिक्षा व्यवस्था बहुत बुरी तरह से चौपट हुई थी। विशेष रूप से स्कूली जो छात्र थे उनकी शिक्षा बहुत बुरी स्थिति में जा चुकी थी 2 वर्षों में। तो उसी को सुधारने के लिए, साथ ही साथ उनको पुनः शिक्षा से जोड़ने के लिए ये मुहिम शुरू की है, उनको प्रोत्साहित देने के लिए। इसमें कक्षा 1 से कक्षा 7 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, ओपन स्पेस में पढ़ाया जाता है। ठीक है, ओपन स्पेस में पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे ओपन स्पेस में होने के बावजूद भी मध्याह्न की जो भोजन होता है वह भी दिया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में मैंने आपको अभी बता दिया पश्चिम बंगाल के बारे में कि यहाँ पे नए राज्यपाल के रूप में जो हैं वो मणिपुर के जो राज्यपाल हैं VL गणेशन, उनको यह चार्ज दिया गया है, अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, क्योंकि यहाँ के जो राज्यपाल थे उनको उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट घोषित कर दिया गया है, जिससे यह पद रिक्त हो गया है। तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किस नदी पर निर्मित राज्य के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन किया? उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किस नदी पर निर्मित राज्य के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन किया? बताएं, ये पुल कहाँ है? देखो, इतना आसान सा प्रश्न है ना, यदि आज इसको कोई गलत करता, देखो एक होता है जवाब देना कि आप कुछ भी दे दो, नहीं आ रहा है कुछ भी टिक कर दो, अंदाज कर, तो उस तरह से नहीं। लेकिन यदि कोई सोच समझ कर इसका जवाब दे रहा है, पढ़ कर दे रहा है और वह गलत करता है, तो निश्चित रूप से उसके लिए इतना शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यदि कोई भी बच्चा आज ये प्रश्न गलत कर रहा है तो उसको एक बार जरूर सोचना चाहिए कि उसको इस बार प्रारंभिक परीक्षा देनी है या नहीं। मेरे समझ से यदि इस प्रश्न का जवाब आप गलत करते हो
तो आपको इस बार प्रारंभिक परीक्षा नहीं देनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहली बात बता दें कि ये पुल कहाँ पे बना है। ठीक है, तो ये पुल जो है इसकी यदि हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है कटक जिला में। सिंहनाथ पीठ को बैदेश्वर से जोड़ता है, दो पीठ को जोड़ता है। सिंहनाथ पीठ है, सिंहनाथ पीठ को बैदेश्वर से जोड़ता है, कटक जिला में है, इतना याद रखिएगा। दूसरी बात, क्योंकि सबसे बड़े की बात हो रही है तो इसकी लंबाई भी आपको पता होना चाहिए। इसकी लंबाई है 3.4 किलोमीटर, 3.4 किलोमीटर। अभी तक जो सबसे लंबा था उसका नाम क्या था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेतु उसका नाम था। और उसके कुल लंबाई की यदि हम बात करते हैं तो 2.88 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई थी। ठीक है, तो दोनों का नाम आपको पता हो गया। कटक जिला आपको पता हो गया कि यह पुल कटक जिला में है। अब बात हो रही है नदी की, तो आप देखिए नर्मदा नदी क्या उड़ीसा में बहती है? नहीं। कावेरी? नहीं। तो कृष्णा, ये सब दक्षिण भारत की नदियां हो गई। ठीक है, नर्मदा को छोड़ के। तो बात यहाँ पे किसकी हो रही है? महानदी की हो रही। तो यदि आपको थोड़ी सी भी जानकारी थी नदियों के बारे में, अफवाह तंत्र के बारे में, आपको थोड़ा सा भी भारत के बारे में पता था, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाते, तो शायद ये प्रश्न आपका गलत नहीं हुआ होता जिनका गलत हुआ है। अब बात हो रही है उड़ीसा की, तो आपको बता दें नदियों की बात हो रही थी। यहाँ पे एक नदी है जिसको बोलते हैं ऋषिकुल्या नदी, और ऋषिकुल्या नदी, ऋषिकुल्या नदी। ठीक है, इसके साथ साथ दो नदियां और हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अब ये दो नदियां कौन है? देवी नदी और धामरा नदी, धामरा नदी और देवी नदी। अब इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है ऋषिकुल्या नदी और देवी नदी। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ऋषिकुल्या नदी का किनारा और जो ये देवी नदी का किनारा है, ठीक है, ये दोनों नदियां आपको देखने को मिलती हैं जहां पर मई जून माह में, अप्रैल से लेके शुरू हो जाता है मार्च अप्रैल मई तक, जब विश्व के समुद्र के सबसे छोटे कछुए जिनको आप बोलते हैं ओलिव रिडले कछुए, ओलिव रिडले कछुए, ये प्रवास करके प्रजनन के लिए जो है ये उड़ीसा पहुंचते हैं और ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर धामरा नदी से संबंधित हो जाते हैं या देवी नदी, इन सभी क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिलते हैं। और इसी के चलते, लगातार इनके प्रवास के चलते, आपको बता दें कि धामरा नदी और देवी नदी, इन दो नदियों के मुहाने पर आपको देखने को मिलता है कि एक समुद्री अभ्यारण्य बना दिया गया है जिसका नाम है गाहिर माथा समुद्री अभ्यारण्य। तो ये जो गाहिर माथा समुद्री अभ्यारण्य है ये धामरा नदी से लेकर देवी नदी तक विस्तारित है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात कि गाहिर माथा ये जो समुद्री अभ्यारण्य है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि कछुओं का प्रवास होता है जो कि सबसे छोटे कछुए माने जाते हैं। और IUCN की जो लिस्ट आती है उसमें यदि हम बात करें तो रेड लिस्ट में ये अति संवेदनशील श्रेणी में शामिल है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म है, एक संस्था है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि ओलिव रिडले कछुए कहाँ आते हैं? उड़ीसा। उड़ीसा में कहाँ आते हैं? गाहिर माथा, देवी नदी का मुहाना, ठीक है, धामरा नदी का मुहाना या ऋषिकुल्या नदी का मुहाना, ये रट जाइएगा। पहली बार डाक विभाग द्वारा ड्रोन का उपयोग कर डाक को पहुंचाने के लिए किस राज्य में, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहली बार भारतीय डाक द्वारा किस राज्य में ड्रोन के माध्यम से पत्र भेजे गए या किस राज्य में ड्रोन के माध्यम से चिट्ठियां भेजी गई, बताएं। जवाब दीजिएगा कि ड्रोन का प्रयोग भारतीय डाक द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया। एक गांव पड़ता है हाबे गांव, ठीक है, गांव का नाम है हाबे, नोट कर लीजिएगा यदि करना चाहते हैं। हाबे गांव से लेकर नबे गांव तक जो है ये सुविधा शुरू की गई थी इंडियन पोस्ट द्वारा। और सबसे पहले जो ये उड़ान थी हाबे और नबे गांव के बीच थी और ये दोनों गांव आपको देखने को मिलते हैं गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे? गुजरात के कच्छ जिले में आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। पहली बार भारतीय डाक द्वारा ड्रोन का प्रयोग गुजरात में किया गया। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, बताएं। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? फास्ट जवाब दीजिएगा।
देखो, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है वो वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। वाराणसी से संबंधित कई सारे घटनाक्रम आप डेली सुनते होंगे। काफ़ी चर्चा में रहने वाला शहर है और यहाँ से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अलकनंदा क्रूज सेवा हो गया, रुद्राज कन्वेंशन सेंटर हो गया, सारनाथ या बौद्ध सर्किट की बात हो गई। तो इन सभी के संदर्भ में आपको यहाँ पे याद रखना है। पहली बार सब्जियों का निर्यात यहाँ से किया गया था, वो भी आपको याद रखना है। समुद्री मार्ग से सब्जियों का निर्यात किया गया था गल्फ को, वह भी आपको याद रखना है। तो वाराणसी को यदि आपने उत्तर प्रदेश देखा होगा ना, तो इस समय उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए बहुत फैक्ट देखने को मिल रहे होंगे। और जैसे मैंने बोला था नोट्स बनाने का तरीका, यदि उसी तर्ज पर आप आगे बढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आपको पढ़ने में भी और समझने में भी मदद मिलती होगी। जब आप एक दिन का पढ़ा हुआ अगले दिन नोट करने जाते होंगे तो पहले की पढ़ी हुई चीज़ों के यदि थोड़ा सा भी समय दे देते होंगे आप, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती होंगी। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया? किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से हाल ही में सम्मानित किया गया? वर्ष 2022 की बात हो रही है। मार्च माह में यह पुरस्कार दिया गया था और प्रेसिडेंट कलर्स जो पुरस्कार मिला था इन 4 राज्यों में यदि हम बात करें, इससे पहले किसको मिला था? हिमाचल प्रदेश को मिला था। इस बार किसको मिला है? असम पुलिस को मिला है। तो याद रखिएगा, असम पुलिस को जो है ये 10वां, आप कह सकते हो असम 10वां राज्य है जिसको प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार मिला है उस राज्य की पुलिस को। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है इसमें कि जब बात आती है प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार की, तो क्योंकि प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। राष्ट्रपति के रंग किस पुलिस, इसको ऐसे भी बोला जाता है कि राष्ट्रपति के रंग किस राज्य की पुलिस को मिले, तो आपको बताना है असम, ठीक है। असम की बात करें तो आपको पता होगा असम के बारे में कि असम ऐसा राज्य है, लगातार यदि हम देखें नदी की बात करें तो प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र देखने को मिलती है यहाँ पे। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये बहुत ही समृद्ध है। यहाँ पे काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सखोवा जैसे राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं। कई सारे वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और असम की बात करते हैं तो असम वैश्विक परिदृश्य पर और राष्ट्रीय परिदृश्य पर यदि जाना जाता है तो एक सिंघी गैंडों की वजह से जाना जाता है, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा, या आप कह लीजिए पूरे विश्व में 2/3 एक सिंघी गैंडे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ असम में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो गया असम। ये आपके लिए एक और प्रश्न है, क्या है? दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च हुआ? दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च हुआ, बताएं। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च हुआ? दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च हुआ? नोट कर लीजिएगा, नागपुर में, ठीक है। अब बात आ जाती है आज के अभ्यास प्रश्न की। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य ने स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, आपको बताना है। हाल ही में किस राज्य ने स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इनमें से कौन सा राज्य है, आपको बताना है। साथ ही साथ एक दूसरा होमवर्क जो दिया गया है वो दिया गया है हिमाचल प्रदेश से संबंधित जैव विविधता के बारे में, हिमाचल प्रदेश से संबंधित राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, हिमाचल प्रदेश से संबंधित वन्यजीव अभ्यारण्यों के बारे में। तो इन दोनों की भी चर्चा आपको करनी है। तो आज की जो चर्चा है वहीं पे समाप्त होती है। कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है आपके, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके प्रत्येक प्रश्नों का जवाब आपको दिया जाता है, ठीक है। चलें, और कल का अभ्यास प्रश्न जो था उसकी बात कर लेते हैं। क्लियरिटी होनी चाहिए क्योंकि आपको असुविधा ना हो, तो इसके लिए आपको बता दें कि कल का जो प्रश्न था जिसके बारे में आपने बताया, मैंने पूछा था कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण मई 2022 में जारी किया गया, यह सर्वेक्षण रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है? तो आपने बहुत ही सही जवाब दिया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। बी विकल्प सही उत्तर है, बेहतर जवाब है, ठीक है। और आज का जो अभ्यास प्रश्न है उसका भी जवाब आपको देना है। साथ ही साथ स्पेस टेक फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया है इसको भी आपको बताना है। तो आज के लिए जो हमारी चर्चा है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।